वैद्युत आवेश ये एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो सही मायनों में हमारी पूरी दुनिया को चलाती है। आज हम इसी के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि सर्दियों में जब स्वेटर उतार रहे हों तो बालों में एक अजीब सी सनसनाहट हो और चट-चट की आवाज़ आए? या फिर मान लीजिए कार का दरवाज़ा छूते ही एक हल्का सा झटका महसूस हुआ हो, ऐसा झटका जो एकदम से चौंका देता है। और आसमान में कड़कती हुई बिजली तो सबने देखी ही होगी, कितनी डरावनी और शक्तिशाली लगती है ना? पर मजे की बात यह है कि स्वेटर की उस छोटी सी चिंगारी से लेकर आसमान के इस विशाल तूफान तक, इन सब के पीछे एक ही अदृश्य शक्ति का हाथ है। तो चलिए वैद्युत आवेश की इस दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। हम सबसे पहले रोजमर्रा के रहस्यों को सुलझाएंगे, फिर समझेंगे कि आवेश कितने तरह के होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन का पूरा खेल आखिर है क्या। उसके बाद हम आवेश के 3 जरूरी नियम देखेंगे, कूलॉम के कानून को जानेंगे और आखिर में बात करेंगे कि ये अदृश्य बल हमारे लिए इतना अहम क्यों। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, रोजमर्रा का रहस्य। हम उस छोटी सी चिंगारी के पीछे की वजह को समझेंगे जिसे हम स्थैतिक बिजली या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। देखिए, इस रहस्य को सुलझाने की कहानी ना सदियों पुरानी है। जरा सोचिए, आज से करीब 2500 साल पहले 600 ईसा पूर्व में थेल्स नाम के एक विचारक ने देखा कि एम्बर नाम के पत्थर को ऊन से रगड़ने पर वो हल्की पुल्की चीज़ों को अपनी तरफ खींचने लगता है। और मज़े की बात यह है कि एम्बर को ग्रीक में इलेक्ट्रॉन कहते हैं और यहीं से इलेक्ट्रिसिटी शब्द बना। सदियों बाद 1740 के दशक में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि ये 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और फिर 1785 में चार्ल्स कूलॉम ने इस बल को सही मापकर विज्ञान को एक नई राह दिखाई। तो इन सारी खोजों से एक बहुत ही बुनियादी बात पता चली, जो हमारे अगले हिस्से का आधार है, कि आवेश यानी चार्ज 2 तरह का होता है और ये कैसे एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं, इसका एक बहुत सीधा सा नियम है। और वो नियम क्या है? बहुत ही आसान। एक जैसे चार्ज, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे चुंबक के एक जैसे सिरे करते हैं। और जो अलग अलग चार्ज होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। बस यही एक छोटा सा नियम है, लेकिन इसी पर पूरी कहानी टिकी है। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि चार्ज आकर्षित करते हैं या दूर धकेलते हैं। पर सवाल ये है कि जब कोई चीज़ चार्ज होती है तो उसके अंदर आखिर चल क्या रहा होता है? कौन है वो असली खिलाड़ी जो ये सारा खेल खेल रहा है? तो चलिए अब इसी खिलाड़ी यानी इलेक्ट्रॉन के खेल को समझते हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए 2 चीजें हैं, दोनों के पास अभी बराबर इलेक्ट्रॉन हैं। अब जब हम उन्हें आपस में रगड़ते हैं, जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से, तो कुछ इलेक्ट्रॉन उछलकर एक चीज से दूसरी पर चले जाते हैं। तो जिस चीज ने इलेक्ट्रॉन खो दिए, उसके पास अब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, और जिसे वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गए, वो नेगेटिव चार्ज हो गई। मतलब कोई नया चार्ज पैदा नहीं हुआ, बस इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ है एक जगह से दूसरी जगह। पर ये इलेक्ट्रॉन हर जगह इतनी आसानी से घूम फिर नहीं सकते। कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि धातु, जो एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स के लिए हाईवे की तरह हैं। इलेक्ट्रॉन्स उनमें आराम से, आज़ादी से दौड़ सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं चालक या कंडक्टर्स। वहीं दूसरी तरफ प्लास्टिक, लकड़ी या कांच, ये सब एक ट्रैफिक जाम वाली गली की तरह हैं। इलेक्ट्रॉन्स इनमें फंस जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। इन्हें हम कहते हैं विद्युत रोधी या इंसुलेटर्स। और यही वजह है कि प्लास्टिक के कंघे पर तो चार्ज जमा हो जाता है, पर धातु की किसी चीज पर नहीं टिक। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आवेश के उन 3 बुनियादी नियमों की। ये ऐसे नियम हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, पूरा ब्रह्मांड इनका पालन करता है। तो ये 3 नियम हैं, योज्यता, संरक्षण और क्वांटमीकरण। योज्यता का सीधा मतलब है कि किसी सिस्टम का कुल चार्ज पता करने के लिए आप बस सारे अलग अलग चार्जेस को जोड़ सकते हैं। संरक्षण का नियम कहता है कि चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही मिटाया जा सकता है, वो बस एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर होता है। और तीसरा नियम क्वांटमीकरण, ये वाकई में बहुत दिलचस्प। देखिए, क्वांटमीकरण का मतलब ये है कि चार्ज कोई लगातार बहने वाली चीज नहीं है, जैसे पानी। ये असल में छोटे छोटे पैकेट की तरह है, मान लीजिए सिक्कों की तरह। जैसे किसी के पास या तो 1 सिक्का होगा, या 2 सिक्के, या 100 सिक्के होंगे, पर कभी भी 1.5 सिक्का नहीं हो सकता। बिल्कुल वैसे ही चार्ज हमेशा 1, 2 या 100 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन या 2.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं।
वो हमेशा एक पूरी संख्या में होता है। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है ना, वो इतना इतना छोटा है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये चार्ज का वो सबसे छोटा पैकेट है जिसे आज तक कभी तोड़ा नहीं जा सका। ठीक है, तो अब हम ये जानते हैं कि चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं या धकेलते हैं, पर सवाल ये है कि कितनी ताकत से, इस बल को, इस फोर्स को हम नाप कैसे सकते हैं। बस यहीं पर एंट्री होती है कूलाम के नियम की। और ये हैं वो शख्स जिन्होंने इस सवाल का जवाब दिया, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम। साल 1785 में इन्होंने एक बहुत ही नाजुक और संवेदनशील मशीन का इस्तेमाल किया और पहली बार दो चार्जेस के बीच लगने वाले बल को एकदम सटीक तरीके से नापा। और उनके सालों के काम का नतीजा था ये समीकरण। देखने में ये बहुत सरल लगता है, लेकिन ये इतना शक्तिशाली है कि इसने फिजिक्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यही है कूलम का नियम। तो चलिए इसे आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। इसका मतलब बस इतना है कि चार्ज जितने बड़े होंगे, उनके बीच लगने वाला बल यानी फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। और ये सबसे जरूरी बात है, जैसे जैसे उनके बीच की दूरी बढ़ती है, ये बल बहुत बहुत तेजी से कमजोर हो जाता है। दूरी को दोगुना करने पर बल 4 गुना कम हो जाता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली थ्योरी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अदृश्य बल सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये तो हमारे वजूद का, हमारे होने का आधार है। अगर इसकी ताकत का अंदाजा लगाना हो तो इसकी तुलना गुरुत्वाकर्षण से करके देखते हैं। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन्हीं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से खरबों खरब गुना ज्यादा मजबूत होता है। ये एक ऐसी संख्या है जिसके आगे 39 शून्य लगते हैं। इतनी ज्यादा ताकत। और यही वो जबरदस्त ताकत है जो हमारे शरीर के हर एक परमाणु और अणु को एक साथ गोंद की तरह चिपका कर रखती है। पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी और हमारे आसपास मौजूद हर ठोस चीज का वजूद सिर्फ इसी एक बल पर टिका हुआ है। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जरा सोचिए, अगर एक पल के लिए यह शक्तिशाली अदृश्य बल अचानक गायब हो जाए तो हमारी इस दुनिया का क्या होगा? हमारा और हमारे आसपास की हर चीज का क्या होगा? क्या सब कुछ बस बिखर नहीं जाएगा?